बेटा एक काम करेंगे बेटा, वहाँ कोऑर्डिनेटर होंगे, अस्सलाम ऑनलाइन वालेकुम मैम। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। बाकियों को भी मेरी मैम आपकी आवाज आ आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, आ रही नहीं। ओके ठीक है। हाँ जी बोलिए। आपने वैक्सीनेशन करा ली बेटा? एक डोज लगी है, ठीक। कौन सी लगी? कब लगवाई? 29 ऑफ, अच्छा 20 मई, ठीक। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का पुराने लेक्चर्स में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी वालेकुम सलाम। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें ठीक है। मैम कैंपस में कितने बच्चे आए हैं? कैंपस में राइट नाउ सिर्फ एक स्टूडेंट है हमारे साथ, आ रहे हैं अभी, चलें देख लेते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा है कि हम लास्ट टाइम हमने नी ज्वाइन स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, और हमने उसकी जो बेसिक मैकेनिक्स रिलेटेड चीजें थी, बायोमैकेनिक्स और काइंड रिलेटेड जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने देखे थे, एनाटॉमी वगैरह से रिलेटेड। अब आज आगे चलते हैं इसके नी के प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। मैम और ये फिर तो उनको ये लेक्चर कि 11 करा का दूँ। हाफ रह गया था ना? जी सॉरी, क्या कह रही हैं आप? मैम ये लेक्चर 11 का हाफ पार्ट रह गया था ना? हाँ जी, 11 का हाफ पार्ट है, लेकिन इसको हम दो लेक्चर्स ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये 12th लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये दो में डिवाइडेड है आपका ये लेक्चर। ओके मैम। अच्छा, अब हम उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ अगर आए तो जॉइंट के जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है, सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम, वो किसी भी जॉइंट का ये होता है कि उसकी आरओएम जो है वो डिक्रीज है, या हाइपोमोबिलिटी हम जिसको कहते हैं। अब हाइपोमोबिलिटी नी जॉइंट के केस में उसके जो कॉमन कॉजेज हैं वो सबसे पहली आर्थराइटिस आ जाएगा, ठीक है। आर्थराइटिस आपका एक तो एज रिलेटेड भी है, और कुछ जो है वो नॉन एज रिलेटेड, यानी कि अगर उसमें कोई ट्रॉमेटिक इश्यूज आ गए और उसकी वजह से आपके जॉइंट के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, तो उसको भी हम कंसिडर यही करते हैं कि वो डीजेनरेटिव चेंजेस। एज रिलेटेड हो तो हम उसको आर्थराइटिस बोल देते हैं। अब आर्थराइटिस में जो आपका ओल्ड एज रिलेटेड है वो है आपका ओए, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आपका जो यंग एज के अंदर आ जाता है आर्थराइटिस, वो आता है कौन सा? रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, आर ए आ जाता है आपके पास। अच्छा, अब ओ ए आर ए के चक्कर में हम नहीं पढ़े कि वो क्या है, वो आपने बड़ी दफा ये चीजें पढ़ी होंगी कि उसमें किस किस्म के जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। बेसिक जो है वो आपकी जो जॉइंट की सर्फेसेज हैं वो शेप चेंज कर जाती हैं, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, उनकी जो साइनोवियल गैप है जॉइंट के अंदर वो कम हो जाता है, साइनोवियल उसका फ्लूइड है वो कम हो जाता है, लुब्रिकेशन कम होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है। फ्रिक्शन जब बढ़ती है तो आपकी जो
बोन्स की सर्फेसेस हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, रब करती हैं। जब वो रब करेंगी तो वो ऑलरेडी क्या है, पहले ही डीजेनरेटिव हुई हुई है, उनकी शेप चेंज है, वो मजीद उसमें क्या है, इरोजन आ जाएंगी और आपकी ये अल्टीमेटली क्या चीज क्रिएट करेगी, आपको पेन कॉज करेगी, पेन कॉज करेगी और उसकी वजह से आपकी हाइपोमोबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि आरओएम जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और कॉमन कॉज है जो कि लेकिन उसमें ये नहीं कि वो हर बंदे के लिए उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लाइक पोस्ट इमोबिलाइजेशन हाइपोमोबिलिटी। अब ये उसी के साथ है, अगर उसको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई फ्रैक्चर का केस है और उसमें आपने उसके लिम्ब को कास्ट कर दिया, ठीक है, प्लास्टर लगा दिया है, उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर इंसान का क्या होगा, इमोबिलाइजेशन आ रही है। अदरवाइज क्या है कि ये कॉमन कॉज तो है बट हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ ट्रॉमेटिक केसेस के अंदर आ जाता। अच्छा, अब कॉमन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स जो आती हैं हाइपोमोबिलिटी के साथ, वो क्या है, इम्पेयरमेंट्स मतलब जो नीचे प्रॉब्लम्स हैं वो, ठीक है। अब उसमें इफ्यूजन हो सकती है, स्वेलिंग बड़ा कॉमन सा फैक्टर है। अक्सर लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे कि जी घुटना जो है वो सूजा हुआ रहता है, जब भी हम काम ज्यादा कर लेते हैं, खड़े ज्यादा होते हैं या कुछ इस तरह से, तो घुटना या नी जो है वो सूज जाता है, वो स्वेलिंग है, इफ्यूजन है। और इफ्यूजन की वजह से हैरा पैरा के स्टूडेंट चलें, अब इफ्यूजन जो है स्वेलिंग की वजह से जो आपका जॉइंट है वो एक नॉर्मल पोजीशन जो जिसमें उसको कंफर्टेबल पोजीशन रहती है, वो फ्लेक्शन की 25 डिग्री तक जो है वो रेंज में रहते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स या जिनका नी जॉइंट जो है वो खासा स्वेल हुआ हो, वो कंप्लीट जो है ना वो एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि इफ्यूजन और स्वेलिंग की वजह से वो ऑलरेडी जो है वो उनके लिए क्या हो जाती है, पेनफुल हो जाती है। ठीक है, उधर आ जाओ, पंखे के नीचे आ जाओ, यहाँ सही है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को फील हो सकते हैं या जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के हैं, लाइक डिस्टेंशन के हैं या जॉइंट स्टिफ किया हुआ है, पेन तो होगा ही होगा। रिफ्लेक्स कॉर्डिसेप्स इनहिबिशन, ये चीज समझ लें। वो जो हमने एक चीज पढ़ी थी ना, पेन गार्डिंग, कि पेन की वजह से जो है वो हम उस पर्टिकुलर मसल को या उस पर्टिकुलर एरिया को हम यूज करना छोड़ देते हैं। अब क्या है कि जब नी में प्रॉब्लम होता है, कोई पेन वगैरह है, तो हम नी जॉइंट में पेन के लिए जो है वो हम प्रॉपर या कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक चीज है कि पेन के साथ हमसे प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं होती पेशेंट से। अब एक्सटेंशन काम किसका है, बेसिकली कॉर्डिसेप का। अब पेशेंट क्या करता है, क्योंकि उससे प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं हो पाती, तो वो अपने कॉर्डिसेप्स को यूज करना छोड़ देता है टू कंप्लीट द एक्सटेंशन रेंज। एंड रेंज या टर्मिनल एक्सटेंशंस को कंप्लीट करना पेशेंट जो है ना वो अवॉइड करना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम उसके वो जो कॉर्डिसेप की एक्टिविटी है ना वो होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, कॉर्डिसेप इनहिबिट करना शुरू हो जाता है, जो कि पीछे से उसको सिग्नल्स आने थे, जो मोटर सिस्टम से सिग्नल्स आने थे, वो इनहिबिट करना शुरू हो जाते हैं। तो पेन तो चलो सबसाइड हो गया होगा बाद में भी, लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम क्या फिर रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, परसिस्ट करता है कि कॉर्डिसेप जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रहते। पेन की वजह से रिफ्लेक्स कॉर्डिसेप इनहिबिशन इसको हम बोलते हैं, कि कॉर्डिसेप को यूज करना जो है वो छोड़ देना, उसको अवॉइड करना। अब उसकी वजह से लैग आता है, एक्टिव रेंज ऑफ जो मोशन है एक्सटेंशन की वो आपको कम मिलेगी। अगर आप कंपेयर करके देखें ना, पैसिव ज्यादा होगी, क्योंकि एक्टिव ही तो पेशेंट कर नहीं रहा ना, उसी में लैग आ रहा है। तो पैसिव जब आप करा के देखोगे वो आपको रेंज कंप्लीट मिलेगी, लेकिन जब आप पेशेंट को खुद करने के लिए कहोगे, तो क्योंकि उसकी कॉर्डिसेप की इनहिबिशन चल रही है पीछे, उसने जो अवॉइड करना शुरू किया हुआ था, तो उसको एक्टिव रेंज जो है ना उसकी क्या आपको मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, नहीं कंपेयर बता रही हूँ कि कंपैरिजन में आपको पता कैसे चलेगा कि पैसिव उसकी कंप्लीट होगी, पैसिव से होना तो कुछ नहीं है, पैसिव में पेन फील नहीं होगी। पैसिव आप करा सकते हैं, पैसिव कराएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव में उसको पेन भी है और एक्टिव में उसका लैग भी आएगा। ठीक है, बैलेंस ऑब्वियसली इंपेयर करेगा नी जॉइंट, क्योंकि मेजर आपका वेट बेरिंग जॉइंट है, तो उसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर नी एक्सटेंशन नहीं हो रही है तो आपकी वो बैलेंस का इशू आ जाएगा। अब इसमें जो लिमिटेशंस आ जाती हैं, एक्टिविटी लिमिटेशंस जो पेशेंट के एंड पे आ रही हैं,
और वो किस केस के अंदर जब उसको एक्यूट किस्म के सिम्टम्स है, एक्यूट पेन है, और या फिर जो आपकी डीजेनरेशन डिजीजेस हैं उसकी एंड स्टेज, ठीक है, मतलब सीवियर डीजेनरेशन है या आपकी पेशेंट की ट्रॉमा भी है कोई, तो वो एक्यूट काइंड ऑफ ट्रॉमा है, ठीक। अब उस केस के अंदर सबसे पहले बिल्कुल कोई ट्रॉमा है रीसेंट, दोनों कंडीशंस बताई हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पेशेंट को। एक्यूट के केस में भी ये वाले पेशेंट्स को लिमिटेशंस आती हैं, एक्टिविटीज कौन कौन सी इफेक्ट करेंगी, और एंड स्टेज ऑफ डीजेनरेशन का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स होंगे। अब उसमें क्या है कि पेन है ड्यूरिंग मोशन, दोनों के अंदर ही है, ये तो कंफर्म सी बात है। वेट बेरिंग नहीं होगी दोनों में, एक्यूट केस के अंदर भी, और डीजनरेशन का एंड स्टेज है क्योंकि उसमें स्पेस रिड्यूस है, बोन सर्फेसिस इरोड हुई हुई हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन नहीं है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो पेन तो होगा, वेट बेरिंग उसमें नहीं हो पा रही होगी। अब ये जो वेट बेरिंग ना होना है ना, ये आपकी गेट को अफेक्ट करेगा, जो आपकी वॉकिंग है, ठीक, गेट पैटर्न। अब गेट क्या है, वो आपका ये वॉकिंग जो है वो आपकी एडीएल्स के अंदर आती है, राइट, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो वो आपकी क्या है, वो आपके वर्क को भी इफेक्ट कर सकती हैं, वो इवन आपकी छोटे मोटे जो हाउस होल्ड जो वर्क्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। अब लाइक हाउस होल्ड वर्क्स क्या है, आपकी हल्की फुल्की कोई सफाई भी हो सकती है, आपके किचन के काम हो सकते हैं। अब हमारे मोस्टली किचन के जो सेटअप्स हैं वो सारे खड़े होकर करने वाले काम है, खाना भी पकाना है खड़े होकर करना है, बर्तन धोने तो भी खड़े होकर करने हैं, ठीक है, तो सफाई वगैरह वाले काम है। या इवन अगर मेल्स के अंदर हम देखें तो उन्होंने अगर बाहर बाजार मार्केट का कोई काम करना है, वो भी उनके लिए वॉकिंग उससे अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो पेशेंट आपको ये आके बताएगा ना कि मेरे से घर के काम जो है ना वो नहीं होते। अब इसमें क्या है, कंट्रोलिंग वेट बेरिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व नी फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन के अंदर जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि कंप्रेशन नी जॉइंट के ऊपर कब बढ़ता है, टिबियोफेमरल जॉइंट के ऊपर, जब आपकी फ्लेक्शन के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर भी है, फ्लेक्शन के अंदर भी है। फ्लेक्शन के अंदर क्यों है, क्योंकि आपकी जो बोन सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कंप्रेस कर रही हैं, उसके ऊपर मूव कर रही हैं, ट्रांसलेट कर रही हैं, कंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब वो सारी एक्टिविटीज जो कि फ्लेक्शन रिक्वायर्ड है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी पेशेंट को कर वो परफॉर्म करते हैं। अब वो क्या है, सिटिंग डाउन एंड राइजिंग फ्रॉम अ चेयर, ठीक हो गया। अब सिटिंग, अब एक नॉर्मल चेयर अगर लेवल है वो तो चलो बेरेबल है, हर वो उस काम में पेशेंट को प्रॉब्लम आएगा जिसमें उसका नी का एंगल या जो नी का लेवल है वो हिप के लेवल से ऊंचा चला जाए। लाइक आप कंसीडर करो कि आपने जमीन पे बैठना है या कोई नीचे जमीन लेवल का लो लेवल का स्टूल है जैसे, ठीक है, उस पे अगर किसी ने बैठना होगा तो हिप उसका नीचे होगा और नी उसका क्या होगा, लेवल ऊपर होगा, राइट, जमीन पे भी बैठते हैं बिल्कुल वही। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें पेशेंट का पेन मैक्सिमम होगा। इसके अलावा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग स्टेयर्स, अगेन उसमें क्या आ जाता है, फ्लेक्शन विद वेट बेयरिंग, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगा, पेशेंट कहेगा सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल है। स्टूपिंग और स्क्वाटिंग, ठीक, अब स्क्वाटिंग क्या है, उसमें भी आपको पता है फ्लेक्शन है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें पेशेंट को फील होना शुरू होंगे। अब विद एंड स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मार्कली क्या है, लिमिट हो जाती है। with less participation in leisure activities like walking है, कोई आपकी हॉबीज वगैरह है, कोई आम आपके जो है वो काम करने वाले थे, उनमें भी पेशेंट को क्या है, लिमिटेशंस जो है वो फील होना शुरू हो जाती हैं, लाइक हाउस होल्ड एक्टिविटीज, डस्टिंग, वॉशिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग, शॉपिंग। अब शॉपिंग में भी तो आपको वॉक ही रिक्वायर्ड है ना, तो वो भी आपकी क्या है, लिमिट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आता है तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, जिसका ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव काइंड, लाइक आप ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहे, आपने उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है। तो ऐसे पेशेंट की सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो पेन कंट्रोल होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी पेन ही उसकी बाकी सारी एक्टिविटीज को क्या कर रही है, लिमिट कर रही है। तो पेन कंट्रोल और जॉइंट को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला काम आ जाता है, और उसमें आप किस तरफ जाते हैं कि पेशेंट की एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपके जॉइंट में मसला क्या है, ये मजीद खराब कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा, या आपकी पेन इम्प्रूव कैसे होगी, ठीक है, कम कैसे होगी, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी पेशेंट एजुकेशन। अब वो जो बात मैं आपको भी बता रही थी ना कि हर वो पोजीशन जिसमें हिप का लेवल नी के लेवल से नीचे है
उसमें पेशेंट को पेन आनी है। तो ये बताना किसका काम है? ये आपका काम आ जाता है पेशेंट एजुकेशन के अंदर, कि आप पेशेंट को घर के लिए भी जब आप उसको गाइड कर रहे हैं कि आपने ड्यूरिंग ऑल द डे आपने वो एक्टिविटीज, वो पोजीशंस आपने नहीं बनानी है जिसमें आपका हिप नीचे हो और नी ऊपर हो। अगर आपने बैठना भी है तो आप चेयर पे बैठें, और चेयर भी आपकी ऐसी हो जो कि नॉर्मल लेवल पे, जिसपे आपके हिप और नी 90-90 के ऊपर आ जाए, वो ज्यादा बेहतर है। आप हाई स्टूल पे बैठेंगे वो भी आपके हिप को प्रॉब्लम करेगा, अगर आप लो स्टूल पे बैठेंगे वो आपको नी को प्रॉब्लम करेगा। ठीक। अब दूसरी एक पेशेंट एजुकेशन की क्या चीज आ जाती है? वॉशरूम में, टॉयलेट्स में कमोड का यूज। अब अगर लो जो फ्लश टाइप जो सीट्स हैं, अगर आप उसको यूज करते हैं, उसमें अगेन आप देखो कि वो वाली पोजीशन बनती है हिप लेवल नीचे, नी लेवल ऊपर, उसमें वो पेशेंट के लिए पेनफुल होगा। आप पेशेंट को गाइड क्या करेंगे कि आप सीट यूज करें, कमोड यूज करें, जिसमें आपका हिप और नी 90-90 पे रहे, आपका कंप्रेशन कम से कम आएगा, फ्लेक्शन और वेट बेरिंग। बेसिकली आपने फ्लेक्शन विद वेट बेरिंग का एलिमेंट आपने कम से कम करना है पेशेंट के अंदर। ठीक है। इसी तरह से आपने उनको सेफ एक्टिविटीज बतानी है। लाइक अब सीढ़ियां चढ़ना उतरना जो है वो एक आम रूटीन की बात है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सेकंड फ्लोर्स के ऊपर घर हैं या इवन उनके काम रहते हैं ऊपर नीचे के। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप अगर सेकंड फ्लोर पे घर है तो आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप उस वक्त क्या करेंगे? फिर आप उनको सीढ़ियां चढ़ने उतरने का जो सेफ मैकेनिक्स है वो आप समझाएंगे। अब वो क्या आ जाती है? अब हमने सम ऑफ क्या है रूल, क्या है कि आपने पेशेंट की फ्लेक्शन विद वेट बेरिंग को रिड्यूस रखना है। ठीक है। अब आप गौर करें कि जब आप स्टेप लेते हैं, जब आप स्टेप ले रहे हैं, पहला जब आप स्टेप लेंगे तो उस वक्त आपकी नी के ऊपर क्या है? वेट बेरिंग मैम आ रही आपकी है। आवाज कम आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, अब आ रही होगी। यस अभी आ मैम। रही है बेटा? अच्छा। यस मैम। अच्छा अब देखें, आपने जब स्टेप लेना मैम है, आपकी आप आवाज कम स्टेप आ रही रखते है। हैं। ठीक है। आपकी फ्लेक्शन आ रही है हिप सॉरी नी के ऊपर, और आपने अपना वेट पुट ऑन करना है इसी लेग के ऊपर जो आपने फर्स्ट स्टेप लिया है। ठीक। जब उसके ऊपर वेट आएगा तो फ्लेक्शन और वेट का एलिमेंट दोनों का इकट्ठा आ रहा है। ठीक है। ये चीज आपने अवॉइड करानी है। क्यों? कि जिस लेग में पेशेंट आपके पास पेन के साथ आया है, आप उसको ये समझाएं कि जब आपने स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है तो जो आपकी अनअफेक्टेड लेग है ना, पहले उसको रखें, ताकि इसके ऊपर वेट आएगा ही नहीं। जब वेट कम आएगा तो पेन का एलिमेंट होगा कम से कम। ठीक। अच्छा, ये स्टेयर हो गया क्लाइंबिंग का। असेंडिंग का। डिसेंडिंग के टाइम पे ऑपोजिट जरूरत है का। अब जब आप उतर रहे हैं, ठीक है, तो उतरते वक्त जो आपकी लेग एक हवा में है, जब आपने स्टेप लेना है नीचे रखना है, एक आपकी लेग हवा में होगी, ठीक है, अनसपोर्टेड होगी, और दूसरी आपकी स्टेप के ऊपर होगी, उसके ऊपर आएगी फ्लेक्शन और वेट बेरिंग। यहाँ पे ये वाली लेग जो है दूसरी अनसपोर्टेड, इस टाइम इसके ऊपर कोई वेट नहीं है। अब अगर आपका जो पेनफुल लेग है, अगर आप उसको जो है वो पहले रखेंगे तो आपके लिए सीढ़ियां उतरना जो है ना वो आसान है। ठीक है। सीढ़ियां उतरते वक्त आपने पेशेंट को गाइड ये करना है कि जो आपकी लेग अफेक्टेड है उसको पहले रखें, और जो आपकी सीढ़ियां चढ़ते वक्त आप वो लेग यूज करें जो कि अनअफेक्टेड, ताकि आप उसको मैम काउंटर कर पेनफुल है। सको। मैम फ्लेक्शन पेनफुल है और क्यों रखेंगे पहले? हाँ जी, दोबारा मैम रिपीट कर पेनफुल है क्यों देना, आवाज रखेंगे क्लियर नहीं दोबारा? थी। मैम पेनफुल है क्यों रखेंगे पहले? दोबारा बता देती हूँ, दोबारा सुन लीजिए बेटा, गौर से सुन लीजिएगा। आपने पेशेंट का बेसिक जो चीज है ना वो है फ्लेक्शन विद वेट बेरिंग को आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है। अब जब भी आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो तो जो लेग आप पहले रखते हैं ना स्टेप लेने के लिए, उस पे फ्लेक्शन भी आती है और उसके ऊपर आपकी वेट बेरिंग भी मैक्सिमम होती है। बॉडी वेट सारा का सारा उस लेग के ऊपर शिफ्ट होता है जो आप पहले स्टेप पे रखते हो। तो आपने स्टेयर क्लाइंबिंग के टाइम पे पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि जो आपकी अनअफेक्टेड लेग है, यानी कि जो नॉन पेनफुल लेग है, उसको आप स्टेप लेते वक्त पहले रखें। और वो जो जैसे बेबी स्टेप्स हम लेते हैं ना, आपको देखा होगा कि बच्चे एक स्टेप के ऊपर दोनों लेग्स रखते हैं, फिर दोबारा अगली के ऊपर दोनों लेग्स रखते हैं। हम तो करते हैं ना कि ऑल्टरनेट हमारे स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप के ऊपर एक लेग के दूसरे के बाद दूसरी। ऐसे नहीं, बेबी स्टेप्स में, ताकि हर स्टेप के ऊपर आप वो वाला फ्लेक्शन और वेट बेरिंग को क्या कर सको? अवॉइड कर सको। कि नॉन अफेक्टेड लेग को पहले रखो, फिर दूसरी उसके साथ ही रख लो आगे।
ठीक है। फिर नॉन अफेक्टेड लेग आगे, ताकि आप वेट बेरिंग को रिड्यूस कर सको। इसी तरह से सीढ़ियां उतरते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि सीढ़ियां जब आप डिसेंडिंग करते हो तो जो लेग, ये अभी स्टेयर क्लाइंबिंग का बताया, ये स्टेयर क्लाइंबिंग का बताया, अनअफेक्टेड लेग है उसको पहले रखते हैं। नहीं नहीं सही बता रही हूँ। हाँ ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब स्टेयर डिसेंडिंग की बात बताने लगी हूँ कि स्टेयर डिसेंडिंग के अंदर क्या है कि जो आपकी लेग स्टेप के ऊपर होती है, ठीक है, स्टेप्स के ऊपर है, वो आपकी फ्लेक्शन में भी जाती है और वेट बेरिंग में भी जाती है। ठीक, तो उस टाइम पे आप स्टेयर डिसेंडिंग में पेशेंट को ये गाइड करें कि जो आपकी अफेक्टेड लेग है उसको पहले रखें ताकि उसके ऊपर फ्लेक्शन ना आए और वेट बेरिंग ना हो। इसको करके देख लेना एक दफा, आराम आराम से जो है वो स्टेयर्स चढ़ते हुए देखो कि किस लेग के ऊपर जो है वो वेट आ रहा है, किस पे फ्लेक्शन आ रही है, और उतरते वक्त भी इसको जो है ना वो मैम उसको प्रैक्टिकली करके मैम देखना। हाँ हमने सीढ़ी को उतरते वक्त पहले अफेक्टेड लेग को रखना है हाँ जी बिल्कुल और फिर दूसरी पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैम लेकिन उसके ऊपर वेट नहीं पड़ेगा जब हम सबसे पहले स्टेप ही उससे लेंगे जब हम उतर रहे होंगे। क्या कहा है सर? नहीं समझ आया बेटा, दोबारा से। मैम मैं कह रही हूँ कि देखें जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो जब हम पहला स्टेप लेंगे, आप कह रही है ना कि अफेक्टेड लेग को पहले रखना है, तो मैम उसके ऊपर सबसे पहले वेट नहीं पड़ेगा? वेट उसके ऊपर आएगा एक्सटेंशन की पोजीशन में, वो बेयरेबल है। फ्लेक्शन के साथ वेट बढ़ जाता है, कंप्रेशन बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है, यही तो आपको बता रही हूँ। एक्सटेंशन फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन फ्लेक्शन के अंदर जो वेट बेरिंग है ना वो आपके पेन को बढ़ा देता है। ओके मैम। अच्छा, अब फंक्शनल अडेप्टेशंस, ये वही चीजें आ गई कि आपने पेशेंट को गाइड क्या करना है, ठीक है, और आपने फिर आगे उसको अडेप्टेशंस क्या बतानी है, यही चीजें आ गई कि स्टेयर क्लाइंबिंग आप कैसे करेंगे, कमोड का यूज करेंगे, सीटिंग आपकी किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना वो आपने पेशेंट को गाइड करनी होगी। इसके अलावा भी और फिर क्या है, आप वॉकिंग एड्स का जो है वो पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है, कि क्रचेस, केन्स, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास किस कंडीशन के अंदर है, उसकी एज क्या है, उसके बैलेंस का क्या इशू चल रहा है, उस लेवल पे आपने जो है उसके हिसाब से उसको क्रचेस या केन्स या जो भी है वो आप उसको एडवाइस करें। फिर आ जाता है पेन के बाद आ जाती है जो दूसरा मेन प्रॉब्लम था पेशेंट का, था वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, हाइपोमोबिलिटी थी ना। तो अब हाइपोमोबिलिटी के लिए एक तो ज्वाइंट की इटसेल्फ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी, हाइपोमोबिलिटी यही है ना, ज्वाइंट की रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब क्या है कि एक तो आप ज्वाइंट को पहले तो फोकस कर रहे हैं, अब वो क्या है, मोबिलाइजेशन के थ्रू। अब आप लोगों को आइडिया होगा, ये चीज याद होगी कि जो मोबिलाइजेशन का ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है वो हम पेन मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, रेंज के लिए हम इतना यूज नहीं कर रहे होते। 1 और 2 आपका पेन के लिए आ जाता है, वो भी हम अगर बहुत जरूरत हो तो हम सिंपल एक्यूट स्टेजेस के अंदर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं ताकि आपका पेन उससे बेहतर हो, मोबिलाइजेशन की तरफ हम फिर भी नहीं जाते, वो हम अगली स्टेजेस की जो है वो अंदर जाते हैं। बट आप रेंज ऑफ मोशन के लिए थोड़ा बहुत जो है वो आप ग्रेड 1 और 2 को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैसिव है, एक्टिव असिस्टिव है और एक्टिव आर ओ, रेजिस्टेंस की तरफ हम नहीं जाते, ठीक है, एक्यूट स्टेज के अंदर। बाकी आप पैसिव या एक्टिव असिस्टेड या आपकी जो है वो सिंपल जो ROM एक्सरसाइज है आप पेशेंट को वो करवा के तो उसकी वो जो सॉफ्ट टिश्यू की जो रिस्ट्रिक्शन है आप उसको एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते। अब क्या है, मसल का फंक्शन और प्रिवेंट पटेलर एडिशंस। अब एक्यूट स्टेज के अंदर क्योंकि हम ज्यादा मूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तो जहां मूवमेंट कम होगी वहां पे एडिशंस वैसे ही बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पटेला की एडिशंस को कम करने के लिए आप मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं क्वाड सेट्स कहते हैं जिसको, क्वाड्रिसेप्स की मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस, जो कि मिनिमम टू नो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मसल सेटिंग्स की एक्सरसाइज जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर हो, ठीक, कि लाइक पेशेंट के अपना ही लिम्ब का वेट काफी है, अपनी ही उसकी ग्रेविटी का फैट काफी है, एयर की रेजिस्टेंस ही काफी है, उसी को रेजिस्ट करते हुए अगर पेशेंट जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कर लेता है तो वो आपकी मसल सेटिंग्स थी। तो आप पेशेंट को क्या है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस बता सकते हैं विद क्वाड्रिसेप रेज या स्ट्रेट लेग रेज। स्ट्रेट लेग रेजिंग में आप क्वाड्रिसेप की मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस जो है वो पेशेंट को गाइड कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, इस स्टेज के अंदर। अब अगर पेशेंट जो है वो एक्यूट स्टेज से निकल गया है,
ठीक है। अब वो आपके पास ऐसे फेज के अंदर है जो कि कंट्रोल्ड है आपका, और आपने उसका रिटर्न टू फंक्शन वाली फेज के अंदर आप उसको लेके जा रहे हो, फंक्शनल करना है, तो उस वक्त भी पेशेंट की एजुकेशन का जरूरी है। ठीक है, पहले तो पेन से रिलेटेड उसकी थी एजुकेशन, अब आगे उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। जो डिक्रीज पेन फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, उसके लिए आप अगर जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं लाइक क्रचेस हैं, केन्स हैं, अगर उसका यूज नेसेसरी है आप वो यूज करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या अगर पेशेंट का बैलेंस का इशू स्टिल चल रहा है, उसको असिस्टेंस चाहिए, तो आप इस फेज के अंदर भी उसको दे सकते हैं। इसी तरह से वो जो हमने पहले मॉडिफिकेशंस की थी, कोमोड का यूज और सिटिंग के बारे में जो हमने की थी, वो भी आप इस फेज के अंदर भी अगर कंटिन्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं लाइक ट्रॉमा से रिलेटेड जो है, वो तो चलो जब ट्रॉमा ठीक हो जाएगा तो आप ये चीजें खत्म करा दोगे, इनको इनका यूज आप स्टॉप करा दोगे। लाइक आप पेशेंट को वापस जो है वो कोमोड से जो है वो सीट के ऊपर ला सकते हो, आप लो सीटिंग का भी यूज करा सकते हो। लेकिन जैसे आप ओए का केस है, वो तो है एज रिलेटेड, अब एज रिलेटेड जो चेंजेस आ जाती हैं वो तो वापस नहीं जाता, राइट। तो फिर कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, उसके अंदर फिर अब ओए के केसेस में ये कमोड का यूज या समटाइम्स असिस्टिव डिवाइसेस का यूज, ये समटाइम्स क्या है ना वो लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, ये आप पेशेंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब इस रेंज, अब जब आपने रेंज ऑफ मोशन अब गेन करना है, ठीक है, अब पेन का एलिमेंट नहीं है, अब असल हमारा काम आ रहा है किसके ऊपर, रेंज ऑफ मोशन पे। तो उस वक्त फिर आपकी जॉइंट की मोबिलाइजेशन आ जाती है ग्रेड 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर बहुत कम जाना पड़ता है। ठीक है, खास तौर पे नी जॉइंट के अंदर तो बहुत कम जाना पड़ता है रेयर केसेस के अंदर। तो ग्रेड 3 और 4 के अंदर आपको पता है कि मोबिलाइजेशन किस तरह से करते हैं, फ्लेक्शन को इंड्यूस, उसको आपने इंक्रीज करना हो तो आप कौन सी ग्लाइड देते हो, बताओ। फ्लेक्शन को इंक्रीज करना हो तो कौन सी ग्लाइड देंगे? मैम अंटीरियर ग्लाइड। मैम पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं ना बेटा। कनकेव रूल फॉलो होता है जॉइंट के अंदर, तो सिंपल सेम पोजीशन डायरेक्शन भी और ग्लाइड भी। इसी तरह से एक्सटेंशन को इंक्रीज करना तो आप उसकी इंटीरियर ग्लाइड देते हो। इसके अलावा स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं आपके सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, ठीक, वो पीएनएफ भी है आपकी, एक्टिव पैसिव स्ट्रेचिंग है, वो भी आप उसमें प्रोड्यूस करके तो आप पेशेंट को फंक्शनल करते हो। इसके अलावा फिर और जो बाकी चीजें आ जाती हैं, फिर अब स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी जो नी को सपोर्ट आनी है ना, वो आपके मसल्स नहीं देनी है। आपके लिगामेंट्स तो हैं, कैप्सूल भी है, टेंडन्स भी है, सारा कुछ है, लेकिन फंक्शनल काम करते हुए, फंक्शनल एक्टिविटीज में आपके मसल्स का दो काम आ जाते हैं, एक तो फंक्शन प्रोड्यूस करना और दूसरा स्टेबलाइज करना। ठीक है, स्टेबिलिटी भी देना, ये दो काम है मसल्स के। यहाँ पे मसल्स को आपको स्ट्रेंथन अप करना जरूरी है, ताकि वो मसल्स जितने आपके हिप और नी के मसल्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो आपकी नी को उतना अच्छा होल्ड करके रखेंगे। जब वो होल्ड करके रखेंगे तो वो जो रबिंग होनी थी ना आपके जॉइंट सर्फेसेस में, वो मिनिमम होगी। जब वो मिनिमम होगी तो वो जो पेन का एलिमेंट था और वो जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो क्या होगी, पेशेंट की कम होना शुरू। ठीक है, अच्छा अभी लाइट आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि अब वो आप स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएंगे, मसल्स को आपने स्ट्रेंथन अप करना है थ्रू रेजिस्टिव ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव ट्रेनिंग। ठीक, उसके भी आपको सारे वो क्राइटेरिया जो गाइडलाइंस आपको आइडिया होगा कि वो जो आरओएम एक्सरसाइजेज हैं वो रेंज के अंदर जो है वो आप करते हैं कंप्लीट, और वो मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स के थ्रू करना है। स्टार्ट आप कहाँ से करते हो, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है वो कंप्लीट रेजिस्टिव ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं। ठीक, फिर उसमें आप एक्सटर्नल लोड्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट, ऐसा ही है, ये सारी चीजें आप करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि आप ओपन चेन के अंदर, क्लोज चेन के अंदर, ये फिर आपकी जो है ना वो मॉडिफिकेशन है, पेशेंट की नीड है कि वो कितना फंक्शनल होना चाहता है। अब एक हाउसवाइफ है, मैं बार बार कहती हूँ आपको कि पेशेंट की प्रेफरेंस को देखते हुए आपने ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करना है। एक हाउसवाइफ है, उनका काम ये है कि उन्होंने सिर्फ घर के काम करने हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने वाला काम है, टॉयलेट वाला जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, आप उनमें अगर उनको प्रॉपर फंक्शनल कर देते हैं काफी है उनके लिए। जरूरी नहीं है कि आप उनको जो है वो कोई प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की तरफ ले जाएं। ठीक है, उन्होंने कौन सा जो है वो फील्ड में जाके कोई फुटबॉल खेलनी है, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप उनको ऐसी ट्रेनिंग करा के क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पेशेंट आपके पास फुटबॉलर ही आता है, राइट, फुटबॉलर ही आपके पास आता है, अगर आप उसको सिर्फ जो है वो मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स करा के भेजोगे तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट ही और थी।
तो ये आपने चीजें जो है वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए करनी है। देन आपके पास इंड्योरेंस ट्रेनिंग आ जाती है। अब पेशेंट को जिसको रिक्वायर है कि उसकी इंड्योरेंस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तो उसमें फिर आपकी डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, लाइक और एक्सरसाइजेस हैं, आपके लंजेस हैं, स्क्वेटिंग है, स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइजेस हैं, वो जो एरोबिक्स के अंदर भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जनरल एरोबिक्स ट्रेनिंग जो है वो आप पेशेंट की कराएंगे ताकि जनरल उसकी बॉडी की जो है वो ट्रेनिंग इसमें आए। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है, लाइक अगर स्विमिंग जो है उसके लिए अवेलेबल भी है, और अब लाइक एक पेशेंट लाइक गांव से कोई आता है, आप उसको कहेंगे उसने जाके स्विमिंग करनी है, उसके पास स्विमिंग पूल हो ही ना, या चलो गांव में तो चलो ट्यूबवेल अवेलेबल होते हैं, किसी और कोई मिडिल क्लास है उसको आप कह दो मुझे स्विमिंग करनी है, वो बेचारा कहाँ से स्विमिंग पूल ढूंढेगा, उसकी कहाँ से वो मेंबरशिप लेता रहे और कहाँ जाके ये काम करे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो थोड़ी सी आपने देख के पेशेंट को बतानी। लेकिन स्विमिंग, वाटर एरोबिक्स और ये जो आपकी एक्वेटिक एक्सरसाइजेज है, इनका फायदा है, इनका बहुत फायदा है। ठीक है, अगर आपके पास सेटअप है तो आप पेशेंट को उसको जरूर बताएं। ठीक हो गया। अब हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जब आप पेशेंट को बताएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी क्या है, कॉशन रिक्वायर्ड है कि पेशेंट की उसमें प्रॉपर जो है, बेटा इधर आ जाओ पंखे के नीचे आ जाओ, उसमें पेशेंट की जो है ना वो आपने कॉशन के साथ उसको एडवाइस करनी है कि ये ना हो कि इतनी देर से जो आप पेशेंट को लेके चल रहे थे और उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो बैक टू स्क्वायर वन पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि चोट लगने में, इंजरी होने में, ट्रॉमा होने में कोई छोटी सी कोई मूवमेंट होती है, गलत होती है, और वो आपका बैक टू स्क्वायर वन पे चले जाता है। अच्छा, हाइपोमोबिलिटी के बाद अब आगे हम डिस्कस करने लगे हैं पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम को। ठीक है, जरा ये पिक्चर जो है वो इसको जरा गौर से देखिएगा, और इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो राइट साइड की लेग आपको नजर आ रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है? एक तो यहाँ पे एडक्शन बहुत ज्यादा जो है, इंक्रीज एडक्शन है, साथ में इंटरनल रोटेशन ज्यादा है। अब उसकी वजह से गौर करो कि उसके नी की पोजीशन जो है वो खासी, हाँ, उसका वो जो नॉक नीज वाला कंडीशन थी, अगर हम सिंगल एक लेग की बात करें तो ये उस तरह की कंडीशन बन रही है, नी का एंगल जो है ना वो वैल्गस के अंदर जा रहा है, नी का वैल्गस के अंदर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली, अब वो उसने शूज पहने हुए हैं तो वो इतना क्लियर हमें नजर नहीं आ रहा, बट ऑटोमेटिकली जो एंकल जॉइंट है उसके ऊपर भी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी काइंड ऑफ इस तरह की आपको फील होगी। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है, इसकी रीजन हम पढ़ लेते हैं आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम में एक जो चीज हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी कि आपकी पटाला जो है ना, बेसिकली पटाला और फीमर का जो जॉइंट है उसमें अगर पेन हो पेशेंट को, उसको हम कहते हैं पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। अब वो किस किस वजह से हो सकता है, उसमें एक तो ये है कि पटाला इसकी ना डिसलोकेशन हो जाया करती है। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या कुछ इस तरह की इंजरीज हैं, पटाला डिसलोकेट हो जाती है, और पटाला उन जॉइंट्स के अंदर है जो कि रिकरेंट डिसलोकेशन में आते हैं। एक दफा अगर डिसलोकेट हुई है तो बार बार चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये डिसलोकेट हो। अब जब ये डिसलोकेशन होती है या सबलक्सेशन होती है और पटाला अपनी पोजीशन नॉर्मल को छोड़ के मीडियल साइड पे या लेटरल साइड पे चली जाए, तो वो उसके कंप्रेशन जो है ना वो बढ़ जाते हैं पटाला के ऊपर ड्यूरिंग मूवमेंट्स, और वो जब कंप्रेशन बढ़ते हैं इधर लेफ्ट इधर लेटरल और मीडियल साइड, तो वो फिर पेशेंट को क्या करना शुरू कर देते हैं, कॉज करते हैं पेन। ठीक है, इसकी एक और रीजन है एबनॉर्मल क्यू एंगल, जो कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ठीक, इसके अलावा क्या है कि नेचुरली एनाटॉमिकली उसकी वेरिएशन कुछ इस तरह की है कि वो जो ग्रूव है वो शैलो ग्रूव है, डीप नहीं है, या जो फीमर के कंडाइल हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो कन्वेक्स शेप के नहीं है, वो फ्लैट किस्म के हैं। तो उस केसेस के अंदर भी वो जो नॉर्मल मैकेनिक्स है ना वो ऑल्टर कर जाएगी, मैकेनिक्स ऑल्टर करेगी, फोर्सेस जो है ना वो उनमें कोई ना कोई चेंज आ जाएगा और वो आपके पेशेंट के लिए स्ट्रेसफुल हो। एक और कंडीशन होती है पटेला अल्टा। पटेला अल्टा कहते हैं, ये भी आपकी एनाटॉमिकल कंडीशन है। इसमें पटेला अगर आपकी नॉर्मल पोजीशन से अपर पोजीशन पे, सुपीरियर लेवल पे जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है नेचुरली एनाटॉमिकली, फीमर की तरफ ज्यादा हो। ठीक है, उस केस के अंदर भी क्या है, ये आपका पेन, ये जो जॉइंट है ये पेनफुल हो जाता है। जी हाँ जी, नेचुरली इस तरह से, क्योंकि जो उसकी बॉडी की मैकेनिक्स है वो तो चेंज हो रही है ना, जो पटेला ने जो वर्क करके जिस तरह से मूवमेंट के साथ उसने जिस जिस पोजीशन पे जाना था, अब वो उस तरह से तो नहीं जाएगी। लाइक अगर
15 डिग्री फ्लेक्शन पे जो हमने पढ़ा था कि उसका इंफीरियर बॉर्डर आपकी वो जो ग्रूव तक आता है, ठीक है। अब इस केस में तो नहीं आएगा नहीं आएगा तो उसके फोर्सेस तो चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से जाएगी ना जी क्या कह रहे हैं बेटा? मैम, पटेला की पोजीशन सुपीरियरली जाएगी ना? हाँ जी, फीमेल की तरफ सुपीरियर होगी इसकी पोजीशन। अच्छा, इसी तरह से आपके नी के अंदर रेटिनाकुलम्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज हैं, ठीक है, मीडियल लैटरल साइड पे। वो बेसिकली आपके पटाला को ही स्टेबलाइज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स उनके अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम है, वो टाइट हो गए। अगर लैटरल साइड का टाइट हो गया, वो लैटरली उसको ज्यादा पुल कर लेगा, अगेन आपकी बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाती है। मीडियल साइड पे भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। मसल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? वीएमओ। एक तो हमने मसल पढ़ा था कि वास्टस मीडियालिस एक मसल होता है, ठीक है। उसी के साथ एक और पार्ट भी होता है जो कि वास्टस मीडियालिस ऑब्लीक मसल होता है। ऑब्लीक मसल ना पटेला की मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मसल अक्सर क्या है इसमें ये प्रोन है टू वीकनेस, मतलब ये वीक ज्यादा होता है। अब जब ये वीक होगा ना, देखो मेरी बात सुनो, पटेला के ऊपर जो आपके मसल्स अटैच हो रहे हैं ना, वो इस तरह से अटैच हो रहे हैं, लेफ्ट राइट से आ रहे हैं, अपर से आ रहे हैं, डाउनवर्ड आके लग रहे हैं, ठीक है। अब वो इक्वल फोर्सेस लगाते हैं लेफ्ट और राइट वाले, मीडियालिस भी लेटरालिस भी। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल कोई एक साइड का मसल ज्यादा जो है ना फोर्स लगाना शुरू कर दे, एक वीक हो रहा है तो दूसरे की फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जिसकी फोर्स ज्यादा है वो पटाला को उस साइड पे क्या करेगा? पुल कर लेगा, पटाला उस तरफ ट्रैक हो जाएगी। और ये जो ट्रैकिंग मैं आपको बताई थी ना, लैटरल ट्रैकिंग ऑफ पटाला, वो कॉमन इसलिए है क्योंकि जो मीडियल साइड के मसल है ना, उनमें प्रोन टू वीकनेस ज्यादा है, वो ज्यादा वीक रहते हैं, तो दूसरी तरफ की फोर्स बढ़ जाती है लेटरल साइड की। लेटरल साइड वाले मसल जो है वो उसको पटाला को क्या करते हैं? लैटरली पुल कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं लैटरल ट्रैकिंग ऑफ पटाला। तो यहाँ पे जो आपका मीडियल साइड का स्टेबलाइजर जिसको हम वीएमओ भी कह रहे हैं, ऑब्लीक मसल जिसको हम बोलते हैं, ये वीक होता है। रीजन इसकी एक ये है कि वीक होना शुरू हो जाता है तो आपकी पटालोफेमरल पेन सिंड्रोम या डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्रैक्चर्स एक और इसका रीजन है, ठीक है। अगर पटाला का फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सुपीरियर काइंड ऑफ बोन है, सुपरफिशियल काइंड ऑफ बोन है, तो पटाला का फ्रैक्चर भी कॉमन है, ठीक। अच्छा, अब बायोमैकेनिकली या मैल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो कुछ फैक्टर्स हैं इस पेन से रिलेटेड, वो अभी लास्ट टाइम भी हमने क्यू एंगल को डिस्कस किया, अभी भी हम बात कर रहे थे जीनो वैल्गम, जो अभी पिक्चर में भी हमने देखा कि फंक्शनल वो जीनो वैल्गम था। लाइक ड्यूरिंग मूवमेंट अगर आपका एंगल जो है वो एक लेग का चेंज हो रहा है, वैल्गस की तरफ जा रहा है, उसको हम फंक्शनल जो है वो जीनो वैल्गम कहते हैं। हम उसको एनाटॉमिकल जो है वो नॉक नीज नहीं बोल रहे, वो सिर्फ फंक्शन के वक्त जो है वो आपका बढ़ जाता है एंगल। इसी तरह से आपके जब जीनो वैल्गम का केस आता है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि एंकल जो है वो साथ ही इफेक्ट जरूर होगा, ठीक। तो एंकल के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल, अगर आपके फुट का पोस्चर ज्यादा जो है वो प्रोनेशन के अंदर रहता है, ठीक है। लाइक जो फ्लैट फुट के भी लोग होते हैं उनको भी नी में समटाइम्स जो है ना वो पेन फील होता रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट फुट में आपकी जो प्रोनेशन है वो ज्यादा रहती है, फ्लैट रहता है ना, प्रोनेशन की तरह रहता है। जब फुट प्रोनेशन में रहेगा तो आपकी नी के ऊपर स्ट्रेसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। मैम आवाज कम हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करती हूँ, चले खैर, अपने जरा वॉल्यूम्स ऊंचे ही रखा करें। तो आपकी फुट के साथ भी आपका नी जो है वो एसोसिएटेड है, खासतौर पर ये पटाला की पेन, ठीक है। अच्छा, वीएमओ की बात हमने अभी कर ली, लैटरल रेटिनाकुलम की बात आपके साथ की। न्यूरोमस्कुलर डेफिसिट हो अगर आपके हिप के मस्कुलेचर में, अब हिप का क्या ताल्लुक है? टू जॉइंट मसल में, वो हिप को भी क्रॉस कर रहे हैं, नी पे भी आके लग रहे हैं, तो अगर हिप वाले साइड पे प्रॉब्लम है तो आपका नी अफेक्ट कर जाएगा। तो बॉडी जो है ना वो इटसेल्फ एक यूनिट है, वो अलग अलग नहीं फंक्शन करती। एक को प्रॉब्लम है तो दूसरा पार्ट जो है ना उसके साथ अफेक्ट हो रहा हो, ठीक। अच्छा, पटाला अल्टा का बताया कि अगर सुपीरियरली उसकी पोजीशन हो। एक और कंडीशन है पटाला बाजा, अब वो ये बाजा वो बजाने वाला बाजा नहीं है, ठीक है, उसका नाम इस तरह का है। अगर पटाला जो है वो आपकी इंफीरियरली प्लेस्ड हो, लाइक ग्रूव से भी वो नीचे जो है वो नेचुरली प्लेस हो, तो वो भी कंडीशन आपकी ये पेन कॉज कर सकती है। या जनरल लैक्सिटी हो, ठीक है, जनरलाइज आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिगामेंट्स के अंदर या मसल टेंडन्स वगैरह के अंदर लैक्सिटी है, तो वो आपकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है?
कम करते हैं। मैम लैक्सिटी क्या मतलब? लैक्सिटी का मतलब आपकी स्टेबिलिटी का ना होना, ठीक है, आपके लिगामेंट्स के अंदर उसके अंदर स्लैग ज्यादा होना, टाइटनेस उनमें कम होना, ठीक है, तो वो आपको क्या है या लेमैन टर्म्स में ढीला ढाला होना, यही कहेंगे लैक्सिटी। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर पैटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम के साथ आपके पास पेशेंट आता है लेकिन उसको पेन है, लेकिन आपने जब उसको असेस वगैरह किया उसमें कोई मैल अलाइनमेंट नहीं है, एनाटॉमिकल काइंड ऑफ मैल अलाइनमेंट नहीं है, लाइक वो पटाला अल्टा वाला केस नहीं है, ठीक है, क्यू एंगल वगैरह वाला केस नहीं है, तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि फिर उसका प्रॉब्लम होगा सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड, लाइक वो बोन्स रिलेटेड नहीं है, वो जॉइंट रिलेटेड नहीं है, वो एनाटॉमिकल रिलेटेड नहीं है, वो आपका फंक्शनल पेन होगा, सॉफ्ट टिश्यूज में कोई प्रॉब्लम होगा। अब वो सॉफ्ट टिश्यूज में क्या है, उसमें आ जाता है आपका प्लाइका सिंड्रोम, कुड बी अ रीजन। प्लाइका क्या होता है? प्लाइका आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल जो रेमिनेंट्स हैं जो आपके जॉइंट के अंदर परसिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो डॉर्मेंट किस्म के हैं, किसी को पेन नहीं होता, हमारे भी होंगे, सबके होंगे, कुछ के हैं कि वो कभी कभार जो है वो इरिटेट हो जाए, एक चीज पड़ी हुई है, उसका कोई ऐसा काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समटाइम्स हो सकता है वो इरिटेट कर जाए, उसकी इरिटेशन की पेन जो है वो समटाइम्स फील हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर है, रेयर चीज है, कॉमन नहीं है। यूजुअली पैल्पेबल मीडियल टू द पटेला, अगर हो भी तो ये मीडियल साइड पे जो है ना वो पेशेंट को ज्यादा पेन कॉज करती है, क्योंकि मीडियल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं और पैल्पेबल भी वहां पे होते हैं, अगर हो तो रेयर केस। फैट पैड सिंड्रोम, पटेला के नीचे फैट पैड्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, ठीक, जो कि उसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए नेचुरली प्रेजेंट है। अब अगर ओवर यूज आप करते हो कोई इस तरह की एक्टिविटीज, बरसात अलग चीज है, फैट पैड अलग चीज है, ठीक है, फैट के छोटे छोटे से पाउचेस कह लो कि वो प्रेजेंट होते हैं, अगेन फंक्शन उनका भी वही है कि आपकी फ्रिक्शन को कम करना है, वो भी आप जब ओवर यूज करते हो, कोई एक्टिविटी इस तरह की करते हो, ओवर यूज आ जाता है, तो वो भी समटाइम्स क्या होते हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो वो भी पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इटसेल्फ आपकी एक पेन की रीजन है। आईटीबी बैंड सिंड्रोम, आईटीबी बैंड आपको पता है लेटरल साइड पे आके अटैच होता है, इलियोटिबियल बैंड। अब वो क्या है कि ये अगर आप समटाइम्स कोई ओवर यूज करते हो ना, लाइक साइकिलिंग बहुत ज्यादा कर ली है, हिप का भी जिसमें यूज ज्यादा है और नी का भी जिसमें यूज ज्यादा है, वो एक्टिविटीज अगर आप ज्यादा कर लेते हो तो ये इसका ये जो बैंड है, टेंडन है, ये इरिटेट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ डायरेक्ट आके नी के लेटरल साइड पे आके अटैच हो रहा है ना, कंडाइल्स के ऊपर ये रब करता है, ठीक है, रब करता है, फ्रिक्शन ज्यादा आती है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक हो गया। अब और वो ओवर यूज के केसेस के अंदर होता है, ये भी एक रीजन है आपकी पटाला के पेन का। प्री पटाला बर्साइटिस, वो जो बर्साइटिस की बात आप कर रहे थे बर्सा की, अब नी जॉइंट ऐसा है उसमें बेशुमार बर्साज हैं, काफी सारे बर्साज हैं, उसमें एक जो प्री पटालर बर्सा है ना, ये आपके पटाला के इंफीरियर साइड पे जो है वो प्रेजेंट। अगर आप नीलिंग करो ना डायरेक्ट, अगर आप जमीन के साथ नीलिंग पोजीशन में आओ, तो ये आपका जो एरिया जमीन के साथ कांटेक्ट में आता है, ये पर्टिकुलर वो एरिया जहाँ पे आपका प्री पटालर बर्सा प्रेजेंट होता है, ताकि जब आपकी नीलिंग की पोजीशन है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो आपकी बोन के साथ या जो अंडरलाइन टिश्यूज हैं वो जमीन के साथ जो है ना वो कांटेक्ट ना हो, वो फोर्सेस उसकी जो है ना वो कम करने के लिए एक तरह से ये प्रेजेंट बरसा। लेकिन जो हमारे घरों में काम करने वाली हैं, ठीक है, जो हाउस मेड्स हैं, उनके काम क्या होते हैं, जमीन पर बैठ के काम करने होते हैं, झाड़ू लगाना है, कोई कपड़ा वगैरह लगाना है, मोपिंग वगैरह करनी है, तो वो अक्सर उनकी पोजीशन इस तरह की भी बन रही होती है कि डायरेक्ट जो है ना वो घुटना या नी जो है ना वो जमीन के साथ लग रहा होता है, तो वो जब बार बार उसकी वो जो रेपिटेशन होती है ना, ओवर स्ट्रेस, तो वो बरसा इन्फ्लेम कर जाता है। नाम भी इसका हाउसमेड्स नी इसीलिए रखा हुआ है कि वो रेफरेंस उस चीज का दिया हुआ है, हाउसमेड्स को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो कोई भी बंदा अगर इस पोजीशन के अंदर नीलिंग पोजीशन के अंदर ज्यादा रहेगा तो उसका ये बरसा इन्फ्लेम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो अगेन आपकी प्री पटालर जो सॉरी वो पटालोफेमरल पेन है उसकी रीजन बन सकती है। फिर एक जनरल रीजन है टेंडनाइटिस, कोई भी आपका मसल जो है उसका टेंडन, खास तौर पर यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स क्योंकि इन्वॉल्व है पटेला के साथ, तो अगर क्वाड्रिसेप्स टेंडेंस का जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवर यूज की वजह से, जंपिंग वगैरह के केस में, ठीक है, आपकी मैकेनिक्स अगर नहीं ठीक है,
जंपिंग की, प्रॉपर लैंडिंग टेक्निक्स अगर आपकी ठीक नहीं है और आप बहुत ज्यादा जो है वो जंपिंग कर रहे हैं तो आपका जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है वो उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं पेशेंट को, या सॉरी पहले इम्पेयरमेंट्स देख लेते हैं कि इम्पेयरमेंट्स में पेन है आपके पास, रिट्रोपटेलर रीजन, पटेला का जो पोस्टीरियर साइड एरिया जो बनता है कॉन्ट्रैक्टेड एरिया फीमर के साथ, उसमें पेशेंट को पेन होगा, पेन अलोंग द पटेलर टेंडन और एट द सब पटेलर फैट पैड्स। ठीक, पेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये क्रेपिटस, क्रेपिटस क्या होते हैं, जॉइंट्स में से आवाजें आना, पटाखों की आवाजें आना। अक्सर आपने देखा होगा जो आपकी कोई ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हों या जो एजेड लोग हों, उनके जॉइंट्स को अगर आप ये नहीं इसकी बात नहीं कर रही मैं, जो ओल्ड एजेस में देखना, कभी गौर करना कि मैम ये आप क्रेपिटस की बात कर रही है ना? जी मैं क्रेपिटस की बात कर रही हूँ। नमाज पढ़ते वक्त वो अब हमारी छोटे बच्चों में भी बहुत आवाजें आती हैं। स्टेज में भी ये वाली चीजें आती हैं। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? मैम छोटे बच्चों में भी ऐसी आवाजें आती हैं। सोते हुए मैम वो हम लोग आती हैं। सजदे में जब जाते हैं तो एकदम से कभी किसी की आवाज निकल आती है घुटने में से, उसको बेटा कह रही है ना? एकदम से आवाज आना ना वो है पॉपिंग साउंड्स, पॉपिंग साउंड्स इज समथिंग एल्स। ठीक है, ये जो हम उंगलियों के पटाखे निकालते हैं दिस इज समथिंग एल्स। और जो क्रेपिटस की बात कर रही हूँ ना वो मैं बताती हूँ क्या चीज होती है। क्रेपिटस होता है आम आवाज नहीं आती, वो आपको बाहर साउंड नहीं आती है। क्रेपिटस होते हैं जब आप उस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर हाथ रखते हो और जॉइंट को आप मूव कराते हो तो आपको हाथ के नीचे फील होता है कि जैसे बकायदा आपकी मूवमेंट हो रही है और जो आपकी वो जो बोन्स है ना वो रब हो रही है और उसमें जो है ना वो कोई हल्की फुल्की सी जो है ना वो कड़क 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 की जो है ना वो आपके हाथ के नीचे फील होती है आपको। क्या कहते हैं उसको, लेटर स्टेजेस जो है, एक्सट्रीम जो एंड स्टेजेस हैं, उनमें जाके आवाजें भी आती हैं। लेकिन ये वो है अर्थराइटिस के केसेस की मैं बात कर रही हूँ। ये जो आप बात कर रहे हो ना, से आ रही है, समझ नहीं लग रही। आप लोग जो बात कर रहे हो ना कि नमाज पढ़ते हुए या वैसे ही अचानक से जो है वो आवाज आती है, वो समटाइम्स आपके जॉइंट की या कोई मसल की पोजीशन जो है वो कोई थोड़ी बहुत ऑल्टर कर रही है, वो किसी बोन के ऊपर रब किया तो उसकी थोड़ी सी पॉपिंग साउंड आ गई एंड दैट्स इट। वो एक दफा ही, बाद में दोबारा नहीं आई, जरूरी तो नहीं है। क्रेपिटस ये है, क्रेपिटस आपकी ना बोन्स की दोबारा भी सर्फेस तो आती है अक्सर की। एक्सक्यूज मी मैम, ये जैसे आप बता रही है ना, ये जो यंग की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की बात नहीं करी, मैं यंग की बात कर रही हूँ। अक्सर ना जब जाहिर बात है 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं ना उनका आता है, अक्सर यंग जो होती है उस तरह ही पटाखे सी आवाजें आती हैं, वो क्यों आती मैं हैं? वही बता रही हूँ, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्रेपिटस और पॉपिंग साउंड्स आर समथिंग एल्स। ठीक है, जो आप बात कर रहे हो ना कि नमाज पढ़ते वक्त अक्सर जो है वो आवाज आती है, वो जरूरी नहीं है कि हर दफा आए, वो जरूरी नहीं है हर सजदे में हर रकू करते वक्त आए। वो कभी आ जाएगी, कभी हो सकता है ना आए, हो सकता है एक दफा आए, हो सकता है 2 दफा आ जाए। वो आपकी पॉपिंग साउंड है, वो आपका कोई मसल जो है वो आपकी बोन के ऊपर रब हुआ या उसकी कोई साउंड आ गई, पॉपिंग साउंड। क्रेपिटस होती है आपकी बोन्स की आपस में रब होने की फीलिंग या उसका साउंड, थोड़ा बहुत साउंड वो आपको हाथ के नीचे फील होता है। आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज, मतलब लाइक कह लो कि कोई 50-60 की एज का कोई है, तो उसके घुटने को सिर्फ नी को जो है ना सिंपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन करके देखना और हाथ रख लेना घुटने के ऊपर, नी के ऊपर, आपको जो हाथ के नीचे जो है वो बकायदा चीज फील होगी, जो फीलिंग महसूस होगी वो क्रेपिटस है। साउंड्स जो आपको महसूस होंगे वो क्रेपिटस है। और क्रेपिटस जो है ना वो टिपिकली आपकी एज रिलेटेड चीज है, जिसमें आपकी बोन्स की जो डीजेनरेशन है या जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ये उस केसेस के अंदर। मैम ये सिर्फ यंग्स में होगा ना? हाँ जी, मैम ये सिर्फ यंग लोगों में होगा ना? क्रेपिटस बेटा ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अगर किसी को यंग एज में डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएं तो। क्लियर है? यस मैम। आ रही ना, रिस्ट्रिक्शन भी फील हो रही होगी, रुक रुक के जो है वो मूवमेंट हो रही होगी, काइंड ऑफ दैट वाज अच्छा, वैसे इतनी आसानी से चीजें टूटती नहीं है, बहुत रेयर केसेस में। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था मेरा ख्याल है एक दफा कि फिजियोथेरेपी में ब्लंडर के चांसेस बहुत कम है।
पेन इंक्रीज होता है। ये जो आप कह रहे हो ना टूट जाएगा, वो ब्लंडर है, ब्लंडर के चांसेस बहुत कम है। हाँ एग्जैक्टली, पेन ना बढ़ जाए, उनके कोई डिस्कम्फर्ट ना बढ़ जाए, वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी मैम, फिर उन लोगों को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए जो आप कह रही हैं वैसे ही आ जाता है, कोई मसल रब कर जाता है? मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग बेटा, मसल्स अगर आपके प्रॉपर स्ट्रेंथन अप है, ये पॉपिंग साउंड वाला कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मसल्स की स्टेबलाइजेशन प्रॉपर चल रही है, अगर वो आपके प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग पोजीशन के अंदर है, लेवल उनका अच्छा है, इंड्योरेंस वगैरह, तो आपको इस तरह की पॉपिंग साउंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैम जिन चलें। लोगों की ये नमाज के वक्त निकलती आवाजें, उनको भी ये मसल स्ट्रेंथ का ही? क्या बेटा, सॉरी नहीं, हमें नहीं समझ आई आप क्या कह रही हैं। मैम जिन लोगों को नमाज के वक्त आवाज निकलती है, तो उनको भी मसल स्ट्रेंथ का ही हम लोग एडवाइस करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, मसल स्ट्रेंथनिंग एडवाइस करें, होपफुली ये चीज जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, वीकनेस ऑफ हिप एब्डक्टर्स, एक्सटर्नल रोटेटर और एक्सटेंसिव मसल। अब वो जो शुरू वाली पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, उसमें जो प्रॉब्लम ज्यादा था, एडक्शन ज्यादा थी, इंटरनल रोटेशन ज्यादा थी। ये क्यों ज्यादा हो रही है? अगर इनके ऑपोजिट जो मसल ग्रुप्स हैं वो वीक हैं, एब्डक्टर्स वीक हैं तो एडक्शन ज्यादा हो रही है, एक्सटर्नल रोटेटर्स वीक हैं, इंटरनल रोटेशन की वजह ज्यादा जा रही है। तो ये रीजंस हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये उसकी एक इम्पेयरमेंट की वजह हो सकती है। और वीमो की अभी हमने बात की कि ये भी लिमिटेशन में आ सकता है। अब डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेंसर फेशियल लाटा, या वो जो आपका टेंसर फेशियल लाटा है, साथ में इलियोटिबियल बैंड है, ठीक है, इनकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस है, ये टाइट है, तो भी आपकी पटाला को लैटरली ट्रैक कर लेंगे, लैटरली ट्रैक करेंगे तो पेन आ जाएगा। ओवरस्ट्रेच मीडियल रेटिनाकुलम, जो मीडियल साइड पे रेटिनाकुलम है, जो आपकी मीडियल साइड पे उसको सपोर्ट दे रहा है, अगर वो किसी वजह से ओवरस्ट्रेच्ड है तो लैटरली चली जाएगी पटाला। रिस्ट्रिक्टेड लेटरल रेटिनाकुलम, मीडियल ठीक है लेकिन लेटरल ज्यादा टाइट है, इधर केस ठीक है, लेटरल ज्यादा टाइट हो तो भी वो लेटरली खींच लेगा, मीडियल वीक है तो भी उसको लेटरल चली जाएगी। डिक्रीज मीडियल ग्लाइडिंग, टिबिया वो पटाला की जो है वो मीडियल ग्लाइडिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, तो भी आपकी जो है वो पटाला लैटरली रहेगी। प्रोनेटेड फुट अगेन आपके, या जो फ्लैट फुट के केसेस, ठीक। अब इसमें आप जो है वो पेशेंट की लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं? एडीएल्स ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्ट करेंगी, स्टेयर क्लाइंबिंग रेजिस्ट है उसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, एडीएल्स अफेक्ट कर गई। आपका चलना फिरना, आपकी कोई हॉबीज वगैरह है, लाइक आपकी कोई गार्डनिंग वगैरह वाला आपकी हॉबी है, या जैसे नीलिंग वाले जो पोजीशंस हैं वो पेशेंट से प्रॉपर अडॉप्ट नहीं हो सकती हैं। गेटिंग इन और आउट ऑफ अ चेयर और कार, गौर करो कि जब आप गाड़ी में बैठते हो तो हमारा एक गलत पोस्चर होता है, हम एक टांग अंदर रखते हैं पहले और उसके ऊपर पूरा अपना वेट डाल के बैठ जाते हैं, और दूसरी टांग हम साथ में फिर अंदर रख लेते हैं। ये नी के लिहाज से भी गलत है, ये वेट बेरिंग जितने जॉइंट्स हैं आपके उसके लिहाज से गलत है, और ये आपकी स्पाइन के लिहाज से भी गलत है। क्यों खराब करने की आप? हाँ वो एटीट्यूड जो नो, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चौकियां मारना, पहले कुछ आपने जो क्या पहले यार, बोला कोई नहीं मेरे जहन में आ रहा, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ा, खैर कोई बात नहीं। तरीका क्या है कि आप अपने आप को जो है ना बिल्कुल टर्न करें, लाइक आपके पास सीट है गाड़ी की, मैम एक आप अपने आप को टर्न करें। हाँ जी बोले। मैम आपकी आवाज नहीं पहले सही आई, आप एक बार दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मैं आपको बेटा बता रही हूँ कि गाड़ी में जब हम बैठते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारा प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन ये है कि हम एक टांग पहले गाड़ी के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा वेट डालते हैं, और उसके बाद जो है वो हम सीट पे बैठ के तो दूसरी टांग बाहर वाली अंदर रख लेते हैं। ये बेसिकली आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स और स्पाइन को जो है ना वो अफेक्ट करता है। अब तरीका क्या होता है कि आप अपने आप को टर्न कर लो, ठीक है, सीट की तरफ बैक साइड पे, और अब जो है वो आप सीट पे बैठ जाएं, दोनों टांगों को जमीन पर रखते हुए, एंड देन दोनों टांगे लिफ्ट करें और रोटेट करके तो गाड़ी के अंदर रखें। ये तरीका है इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी, और खास तौर पे जो आपके पास पेशेंट्स आएंगे उनको भी गाइड करने के, ठीक। अच्छा नहीं लगता ना कि ये क्या तरीका है, एक्शन मारने होते हैं ना, वो जो हमने मूवीज में देखा, वो हीरो निकल रहा होता है गाड़ी से,
हीरोइन जो है वो गाड़ी से बाहर निकल रही होती है, या हीरो का जो है वो पहले जूता दिखाया जाता है, फिर हम उसकी जो है वो पेंट देखते हैं, वाह वाह बड़ा कोई अमीर किस्म का जो है वो हीरो निकल रहा है। तो ये चीजें जो है ना वो हमारे माइंड में सेटअप हो गई हुई है। हालांकि अगर आप देखें तो इनका हमारी अपनी लाइफ में नुकसान ही है। वो जो शो ऑफ है और वो जो एक्शन मारना, वो जो आप शौकिया मारने की बात करें, नुकसान ही है। ठीक है, मैम दोबारा अगर आपके पास पेशेंट आता है तो चाहे वो जितनी मर्जी शौकिया मारने वाला हो, उसको कहोगे भाई मेरे पास अगर आना है, अगर इसको ठीक करना है तो थोड़े अरसे के लिए ना शौकिया मारना छोड़ दो, ठीक हो जाओगे तो फिर कर लेना, हमारा तो काम चलता रहेगा ना। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली। अगर उसको फिर भी कोई अकल आ जाएगी कि अच्छा मैंने ये काम करना है, तो दूसरे देखने वाले कहेंगे कि ये तो पेंडू है, इसको तो आता ही नहीं। ये बड़े हमारी सोसाइटी के जो है ना वो प्रॉब्लम्स है। अच्छा जी, इसके अलावा जो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह का, और ऐसी सारी पोजीशंस जो कि प्रोलॉन्ग नी फ्लेक्शन के केसेस आ जाते हैं, उसमें डेफिनेटली पेशेंट की लिमिटेशंस आएंगी। सिटिंग है, स्क्वेटिंग है, टॉयलेट का यूज, ठीक है, ये सारा उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसमें जो मैनेजमेंट है, अगेन जनरल सी चीजें हैं, बाकी आप लोगों को सारी चीजें अभी हमने पीछे पढ़ी हैं। मोडालिटीज हैं, पेन के लिए आप यूज कर सकते हो, आपकी हीटिंग है, कोल्ड थेरेपी है, आपकी अल्ट्रासाउंड है, और क्या क्या कुछ आ जाता है, और क्या बड़ा है, टेंस है, और फॉरवर्ड वे एग्जैक्टली। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन आप उसको जो है मोडालिटीज दे सकते हैं। रेस्ट की अगर जरूरत है आप पेशेंट को रेस्ट गाइड करें, ठीक है। जेंटल मोशंस है, आप हल्की फुल्की उसकी जो है वो ग्लाइडिंग वगैरह भी करा सकते हो। आरओएम एक्सरसाइजेस बता दो जो कि नॉन वेट बेरिंग में हो, नॉन वेट बेरिंग होती भी तो पेशेंट को इतना पेन का मसला नहीं होगा। फिर आप जो है वो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाओ। अब मसल सेटिंग यहाँ पे क्वाड्रिसेप का टेंडन क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो क्वाड्रिसेप की जो मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बेस्ट रहती हैं यहाँ पे। आप मसल सेटिंग के बाद फिर आप उसमें आगे चले जाओ। अच्छा, ये प्रोटेक्शन फेज था। अब फंक्शनल फेज के अंदर जो है वो आप इसमें मसल सेटिंग के बाद आप मल्टीपल एंगल भी बता सकते हो, आइसोमेट्रिक्स, फिर उसके बाद आप प्रोग्रेसिव पे भी जा सकते हो। और इसमें ये है कि मिनिमाइज और अवॉइड स्टेयर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग अंटिल द हिप एंड नी मसल्स आर स्ट्रेंथेंड टू अ लेवल एट व्हिच दे कैन कंट्रोल नी फंक्शन विदाउट सिम्टम्स। ठीक है, स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह आप पेशेंट को सेफ मैकेनिक्स जरूर बताएं, क्योंकि अगर वो अनअवॉइडेबल है, एक बंदे का मतलब घर ही सेकंड फ्लोर पे है, वो अवॉइड तो नहीं कर सकता ना, तो फिर उस टाइम पे फिर आप उसको सेफ मैकेनिक्स जो है ना वो जरूर बताएं। बाकी नी और हिप के जो मस्कुलेचर है वो आपका मेन पॉइंट है, उसको स्ट्रेंथन अप करना ताकि वो आपके जॉइंट्स को स्टेबलाइज करे। डू नॉट सिट विद द नीज फ्लेक्स एक्सेसिवली फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। एक तो नी फ्लेक्शन में ज्यादा देर ना रखें, गैप्स लेते रहें, टॉवल्स लेते रहें, उठ के चल फिर लें, एक्सटेंशन का एलिमेंट आएगा, थोड़ा सा वो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। या इवन क्रॉस लेग्स में ज्यादा ना बैठें, जमीन पे डायरेक्ट बैठने से मना करते हैं हम, ठीक है। जैसे नमाज पढ़ते वक्त भी आपकी जो पोजीशन आती है, जो आप तशद की पोजीशन है, उसमें तो आपकी नीज सिटिंग पोजीशन है, बिल्कुल आपके नीज फ्लेक्स होते हैं, वो भी थोड़ी देर से के लिए हम क्या करते हैं। अब अगर ये नॉर्मल लोगों का हाल है, तो अगर कोई पेशेंट वैसे ही इस चीज का प्रॉब्लमेटिक है, उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसका तो पेन बढ़ जाएगा ना उससे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो उनका पेन का फेज चल रहा होता है उस पर हम वैसे ही मना करते हैं कि आप जमीन पर बैठ के नमाज ना पढ़ें, ठीक है। नमाज पढ़नी है आप चेयर पे बैठ के पढ़ लें। हालांकि पेशेंट्स को ये भी बड़ा एतराज होता है कि जी हाय अल्लाह, हम नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते, या हम मतलब क्या चेयर पे बैठ के पढ़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। During sitting, periodically perform ROM of the knee to relieve stasis। कि मतलब अगर आप बैठे हुए काम भी है, आपका ऑफिस वर्क है, लाइक आप स्टूडेंट्स भी हो, लाइक आपने कितनी देर बैठ के लेक्चर लेना है, तो आप बैठे बैठे भी अपनी नी की जनरल ROM एक्सरसाइजेस करते रहो। नी की फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। ये एक तरह से आपका स्टेसिस को या जो कंप्रेशन है प्रोलॉन्ग, उसको क्या करता है, रिलीव करता है, ठीक। और होम एक्सरसाइजेस जो है वो आप पेशेंट को गाइड करते हैं। बस थोड़ा सा रह गया। अब इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए आप मीडियल ग्लाइड देते हो पटेला की, ठीक है। और इसमें ओपन चेन एक्सरसाइजेज है, क्लोज चेन है, क्वाड्रिसेप का मैंने आपको स्क्वाट्स का बताया, मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स। असल में मैं स्टोरी सारी जो है ना वो पहले ही बता देती हूँ, स्लाइड में सिर्फ ना वो लिखा हुआ होता है। अब जैसे ये है मीडियल ग्लाइड ऑफ पटेला, ठीक है। आप पेशेंट को साइड लाइन में रख रहे और उसके बाद जो जिस
पटेला की आपने ग्लाइड देनी है वो टांग ऊपर होगी, ठीक, ताकि मीडियल ग्लाइड के लिए आपको सिर्फ उसको नीचे डाउनवर्ड पुश करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसकी क्या है ग्लाइडिंग आ जाएगी, मीडियल ग्लाइडिंग। वो जो उस केस में था कि अगर मीडियल ग्लाइड उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो और आपने असेसमेंट के बाद आपको पता चलिए चला कि उसकी पेन की रीजन ये है कि मीडियल ग्लाइड प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप उसमें मीडियल ग्लाइडिंग दे सकते हो। ऑल्दो पटेला की सारी ग्लाइड होती हैं, सुपीरियर भी है, इंफीरियर भी है, मीडियल भी है, लैटरल भी है, इन एनी डायरेक्शन आप उसकी जनरल मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। मैम ये बीच में पिल्लो रखा हुआ है, सुपाइन में भी दे सकते हो। इसमें आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ आपको अपना सिर्फ वेट जो है ना वो शिफ्ट करना है तो ऑटोमेटिकली ग्लाइड हो जाएगी, ठीक है। उस केस के अंदर आपको जो है ना वो पुश करना पड़ेगा साइड से, आपको अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर लेवल पे आना पड़ेगा ताकि आपकी एल्बो और ये जो शोल्डर है वो लेवल पे रहे और फिर आप उसको पुश कर सकते, ठीक है। और मीडियल टिपिंग ऑफ द पटेला, पिल्लो रखेंगे ना हाँ जी मैम, हम बीच में टॉवल या पिल्लो रखेंगे ना लेग्स के दरमियान में। अच्छा पिलो की बात करो, देखो मेरा बच्चा बात सुनो, ये जो ये आपने रोल रखा है या पिलो रखा है उसका फायदा ये कि आप सिर्फ स्पेस इंक्रीज कर रहे हो, पेशेंट को स्टेबलाइज कर रहे हो कि वो जो आपने फोर्स लगानी है उसके नी के ऊपर भी तो जाएगी, जब वो नी पे जाएगा अगर दूसरा नी उसके बिल्कुल कांटेक्ट में है तो वो उसको जाके डिस्टर्ब करेगा, उसके लिए डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये आपको कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि आपने पिलो रखना है या नहीं रखना। कॉमन सेंस के अलावा ये चीजें पेशेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हो सकता है आपके पास उससे टॉवल ना हो, रहने दो ना करो, अगर है तो जरूर कर लो, पेशेंट का कंफर्ट का प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको ये पिलो दिखाया हुआ है तो आप बाजार चले जाओ कि नहीं जी मैंने तो टॉवल या पिलो लेके आना है तो मैंने ये काम करना है। ये चीजें ऐसी हैं, ये अवॉइड हो भी सकती हैं, जरूरी है तो कर लो, ये टाइम टू टाइम जो है वो चीजें चेंज होती रहती हैं। अब ये है कि जो आपकी ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट स्लाइड, टेंशन नहीं लेनी। मीडियल टिपिंग ऑफ द पटेला विद फ्रिक्शन मसाज अलोंग द लैटरल बॉर्डर, कि आप जो है वो जो सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स हैं वो भी अप्लाई करते हो फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो टिश्यूज के अंदर टाइटनेस है उनको रिड्यूस करने के लिए। तो लैटरल साइड के ऊपर जो है वो आप मसाज दे सकते हो, उससे भी आपके ये जो है वो एज एन ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन मसाज आप यूज कर सकते हो। बाकी ये हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया, हाइपोमोबिलिटी और जो पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इसकी थोड़ी सी लिगामेंट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिगामेंट्स यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आपका ACL PCL वगैरह रफ्चर हो जाता है उस केस के अंदर फिर हमने क्या करना है, ऐसे पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ तक बेटा कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो। आप लोग जो आए हुए हो बाद में, आप लोग वैक्सीनेशन करा के आए हो, एक डोज, दोनों डोजेस, पहली कब कराई थी? वो जब हेल्थ वर्कर्स के लिए अलाउ हुआ था, हाँ ठीक हो गया, चलें जी ठीक हो गया जी। अच्छा और बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में हमारे और कितने लेक्चर्स रहते हैं बेटा? अभी हम नी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन से मेरे अभी सारे रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ? ये बुक है, इसको देख लो। अभी तो स्लाइड्स में बहुत कम लिखा होता है क्योंकि मैं सारा लिख नहीं सकती हूँ। प्लाइका सिंड्रोम्स के बारे में कौन बताएगा जी? क्या था प्लाइका? मतलब वो बड़े क्या पढ़े थे? हाँ बेटा हाँ बिस्मा, प्लाइका जो सिंड्रोम है आपके कुछ रेमिनेंट्स हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एज के, ठीक है, कुछ आपके वो रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो डोरमेंट किस्म की चीज है, ठीक है, उसका कोई इतना रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है उसका, तो वो समटाइम्स जो है ना वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेट होके पेन कॉज करते हैं। बेटा यहाँ पे ना आप चारों अपना नाम लिख के ना अटेंडेंस लगा दो, तुम्हें फिर लगा दो।
हाँ, कर सकते हैं। अगर पेशेंट आपके पास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ और बहुत रेडनेस और बिल्कुल एक्यूट कंडीशन के साथ आया तो आप कोल्ड थेरेपी की तरफ चले जाओ, और अगर वो आपको लगे कि ये सब एक्यूट की तरफ चला गया तो फिर आप हीटिंग की तरफ चले जाओ। ठीक है, जनरल जनरल तो यही चीज़ है। नहीं, वो टेम्परेरी होती है ये चीज़ें। मोडालिटीज कभी भी आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, पेशेंट की साइकोलॉजिकल जो है ना ट्रीटमेंट, उसके लिए भी होता है। अक्सर आप ये चीज़ देखना, जब आप लोग आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो पेशेंट को आप घंटा लगा के ना उसको बेस्ट एक्सरसाइजेस बताओगे, करवाओगे, वो एंड पे जाके ये कहेगा कि मुझे मशीन तो लगाई नहीं। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी का बना हुआ है ना कि वो जो मशीन्स लगती हैं और बदन मसाज वगैरह और ये वो सारा कुछ यही ट्रीटमेंट है। तो वो आप उसको घंटा बेस्ट ट्रीटमेंट भी दोगे ना एक्सरसाइज हवाले से, वो कहेगा इसमें ये तो फजूल सा डॉक्टर है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। वो जो बंदा 2000 रुपया लेता है सेशन का और सिर्फ मोडालिटीज 4 लगा के भेज देता है, कोई एक्सरसाइज नहीं, वो बेस्ट है। तो पेशेंट की जो ये इस तरह की थिंकिंग है ना, उसको भी सामने रख के जो चलते हैं। मैम कितने लेक्चर्स रह गए हैं? बेटा अभी बड़े हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और अभी हमारा अभी सेमेस्टर भी बड़ा रहता है। हाँ जी, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन है ही नहीं, हमारे मास्टर की हमारे कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रही है। हाँ जी, लग गई अटेंडेंस। चलें सेक्शन ए है ना हमारा। चलो ठीक है बेटा जी, जाएं आप लोग, छुट्टी करें। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं इस चीज को बिल्कुल आपको नेक्स्ट करूंगी कि ऑनलाइन स्टडीज और फेस टू फेस स्टडीज में बहुत फर्क है। हम जाएं। ऐसा है। आप अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहा आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप जो क्लास एंड होगी आप लोग जाना चाह रहे हैं बेशक चले जाएं।